नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के लिए जापान के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री। हिरोशिमा में आयोजित किया जा रहा है G7 शिखर सम्मेलन, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना हो चुके हैं। 21 मई तक जापान में ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोर्सबाई जाएंगे पीएम। वहीं हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग की बैठक में भी पीएम मोदी भाग लेंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ भी प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। देखिए, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जिस दौरान प्रधानमंत्री जापान के लिए रवाना हो रहे थे। 3 दिवसीय जापान यात्रा है और उसके बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री। G7 शिखर सम्मेलन जो कि हिरोशिमा में आयोजित किया गया है, यहां जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 देशों की भी यात्रा है ये। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया था G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर रागा जी जुड़े हैं। कमर जी, देखिए, 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जापान जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी भी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब G7 समिट में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तो कितना असर इसका पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, भारत एक बहुत यूनिक पोजीशन में है इस वक्त। एक तरफ तो जितने पश्चिमी देश हैं वो भारत को चाहते हैं कि भारत उनके साथ जुड़े, उनके साथ व्यापार करे, उनकी इकोनॉमी में मदद करे। तो दूसरी तरफ रशिया है और रशिया से जुड़े हुए बहुत से देश हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स नेशन है, जिसमें और भी बहुत से मुल्क ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और तेल के प्रोड्यूसिंग 6 नेशन वहाँ ज्वाइन। वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ रहे। तो भारत एक बड़ी यूनिक, भारत की पॉलिसी ये है कि भारत जो है वो अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को देखता है और जो उसके हित में होता है उसके साथ मिलकर, जो इशू उसके हित में होता है उसके साथ मिलकर काम करता है। तो भारत एक बड़ा ग्लोबल पावर बन चुका है। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और फिर भारत जो है उसके अलावा ये भी है कि इसके पास जितना वर्क फोर्स है दुनिया में किसी के पास नहीं, जो कि अंग्रेजी बोलने वाला है, कंप्यूटर हेवी है, टेक्निकल क्लास है। इसलिए अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अब भारत के अंदर अपना निवेश कर रही हैं। एप्पल जैसी कंपनी और या दूसरी इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जो भारत में आ रही हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में हम देख रहे हैं कि 11वें पायदान से आज हम 5वीं बड़ी शक्ति के तौर पर उभरे हैं। इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से कूटनीतिक संबंध जो हैं, हमारे सामरिक संबंध जो हैं, वो देशों से, अन्य देशों से जो हैं वो सुधरे हैं, मधुर हुए हैं। अगर हम G7 सम्मेलन की बात कर लें तो देखिए, चीन कहीं ना कहीं अब चिंता में नजर आ रहा है, क्योंकि चीन जिस तरह आक्रामक हुआ उसको लेकर भी इसमें चर्चाएं होनी है, इसमें बातचीत होनी है। देखिए, भारत जो है क्वाड का भी मेंबर है जी। ये क्वाड के अंदर 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। ये जो है मेन देश हैं जो चाइना का बढ़ता हुआ जो उनकी नीति है इसके अंदर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर, उसको कंटेन करने के लिए बना है। और उसके पीछे जो है G7 पूरा सारे देश जुड़े हुए हैं उसके साथ साथ। तो भारत
अच्छा, ये जो क्वाड बना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देश है भारत, क्योंकि भारत की सेना सबसे बड़ी है, सबसे सक्षम है, सबसे स्ट्रांग है, और भारत ही जो है पूरे इंडियन ओशन को आप देखिए तो गार्ड करता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ से लगभग 6-7 ट्रिलियन डॉलर का हर साल ट्रेड जाता है। तो ये जो सी लेन्स हैं इसका प्रोटेक्शन भारत करता है। उससे लेके ये जो है अरब देश जहाँ से आ रहा है तेल, वहाँ से लेके स्ट्रेट ऑफ मलाका तक, गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लेके स्ट्रेट ऑफ मलाका तक का पूरा रीजन, और फिर उसके आगे का भी अब भारत देख रहा है। ये बहुत यहाँ पे टेंशन बना हुआ है। चाइना, साउथ चाइना सी का भी एरिया इधर ही बीच में पड़ता है, जिसको चाइना हड़प करना चाहता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा भी पूरी दुनिया का मानना ये कि वो इंटरनेशनल वाटरवे है, उसमें किसी को बगैर रोक टोक जहाज रानी की को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरे ये कि उसका एयर भी स्पेस जो है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, उसको कोई नहीं रोक सकता, रोकने का करना चाहिए। तो इस वजह से भारत इस पूरे क्षेत्र के अंदर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति और बहुत इंपॉर्टेंट देश बन जाता है। फिर साथ में ये देश है, ये देश जो है इनके पास बहुत सी टेक्नोलॉजी भी है, खासतौर से जापान के पास, और जापान से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, उनके साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन भी हमारा है। फिर वो हमें लगातार उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो भारत में निवेश कर रही हैं, आज से नहीं काफी समय हो गया, और अब प्रधानमंत्री की स्वयं रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ समय में कशीदा से भारत प्राइम के मिनिस्टर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बहुत मधुर हुए हैं अन्य देशों से भी, इस लिहाज से भी ये जो दौरा है ये बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया कमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से जापान में 49वें G7 समिट का आगाज हो रहा है। हिरोशिमा में आयोजित किया गया है ये शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं दिग्गज। रूस यूक्रेन जंग की भी इसमें चर्चा हो सकती है, चीन के आक्रामक रवैये की भी इसमें आलोचना की जा सकती है। पीएम किशिदा पर हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जापान में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जापान पहुंच गए। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी हिरोशिमा पहुंच गए हैं। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, चीन के आक्रामक रवैये की आलोचना की जा सकती है। बैठक में दुनिया में बढ़ती महंगाई और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सम्मेलन आज से 21 मई तक जारी रहेगा। पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या और पीएम फुमियो किशिदा की जनसभा में हमले के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की इस सम्मेलन में मुलाकात भी होनी है। भारत दौरे के दौरान जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने पीएम मोदी को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से भी मुलाकात करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री वाकसिया की मौत हो गई है। सड़क हादसे में वल्लभ भाई वाकसिया की मौत हो गई। गुजरात के अमरेली जिले में यह हादसा हुआ है। बुलडोजर से कार की दरअसल टक्कर हो गई थी, जिस हादसे में उनकी मौत हो गई। गुजरात के अमरेली जिले में यह हादसा हुआ है। बुलडोजर से कार की टक्कर हुई, जिस हादसे में गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री वाकसिया की मौत हुई है। गुजरात के अमरेली जिले में यह हादसा हुआ।
चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल के नेता चुने गए हैं सिद्धरमैया। सिद्धरमैया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। कांटेरावा स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। सिद्धरमैया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। कर्नाटक में 5 दिन के गहन मंथन के बाद आखिरकार आला कमान ने यह फैसला लिया कि कर्नाटक की कमान सिद्धरमैया को सौंपी जाएगी। साथ ही डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और ऐसे में सिद्धरमैया को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सिद्धरमैया। तो चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार बनने वाली है। सिद्धरमैया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राज्यपाल ने आमंत्रित किया है और 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। कांटेरावा स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। विपक्षी एकजुटता दिखाने में फिलहाल कांग्रेस जुट गई है। विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। कर्नाटक कांग्रेस ने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निमंत्रण भेजा गया है। विपक्ष के कई दिग्गजों को कांग्रेस ने निमंत्रण भेजा है कर्नाटक में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेताओं को क्योंकि निमंत्रण भेजा गया है और कर्नाटक के जरिए विपक्ष दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता जो हैं वो एकजुट हैं। अब शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेताओं को न्योता दिया गया है। आपको बताते हैं किस किस को निमंत्रण भेजा गया है। हेमंत सोरेन को निमंत्रण भेजा गया है जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, पूर्व सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला को निमंत्रण भेजा गया है। सीताराम येचुरी को भी निमंत्रण भेजा गया है जो कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हैं। वहीं सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा को भी निमंत्रण भेजा गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो ये वो चेहरे हैं, विपक्ष के वो नेता हैं जिन्हें न्योता भेजा गया। लेकिन किनको न्योता नहीं भेजा गया वो आपको बता दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया है। वहीं के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो आपको बता दें कि ये वो नेता हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। और इसके साथ ही आपको हमने ये भी बताया कि किन किन नेताओं को निमंत्रण भेजा गया। दरअसल कर्नाटक के जरिए विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं और वो एकजुट रहेंगी। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं, इस मायने में बेहद अहम है कर्नाटक के जरिए एक संदेश देना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1968 में चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ाने वाली अपनी गणित की शिक्षिका रत्ना नायर से वादा किया था कि जब वो केरल जाएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे और अब यह हकीकत होने वाली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 22 मई को शिक्षिका रत्ना नायर से मिलेंगे। बता दें कि जब धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था तब नायर ने उनसे बात की थी। उन्होंने अपने पुराने छात्र को इसके लिए बधाइयां दी और कामना की थी कि वो देश के प्रथम नागरिक बने। धनखड़ ने अपनी शिक्षिका को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन नायर ने लंबी यात्रा करने में असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने उनसे वादा किया था कि राज्य की यात्रा के दौरान वो उनसे मिलेंगे।